ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो काफ़ी पुराना है। इस वीडियो में मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है वो मेरा फर्स्ट बेबी से रिलेटेड है। पूरी सीरीज़ है फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपने वो नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाकर चेक कीजिए। मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है और ये वो सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है जो कि समहाउ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, बट अब मैं उसे शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि लास्ट एपिसोड भी है और कुछ यादें होती हैं जो हमें समेट के रखनी होती हैं। तो बस यही तरीका है मेरा अपनी यादों को समेट के रखने का, और आपके साथ भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए उससे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ का एपिसोड 5। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में ये शेयर करने वाली हूँ कि मेरे सिजेरियन होने के बाद, मेरी डिलीवरी होने के बाद किस तरीके से मैंने रिकवर किया, किस तरीके से मैंने खुद को संभाला, अपने बेबी को संभाला और किस तरीके से मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। और वो जो मेन 40 डेज़ होते हैं, 40 दिन डिलीवरी के बाद के, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पेशली एक वुमेन की लाइफ में, वो मैंने किस तरीके से अपने पार किए। मेरा फर्स्ट बेबी था तो मेरा सारा जितना भी एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट बेबी के अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो पहली बार मदर बनते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, कैसा फील होता है, कैसी फीलिंग होती है, कैसे हम अपने आप को हैंडल करते हैं, कैसे सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद जब सबको पता लगा कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, डिलीवरी अच्छे से हो गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेबी दुनिया में आ चुका है, तो उसके बाद सबका रिएक्शन इज़ लाइक, सब बहुत 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 खुश थे। स्पेशली मेरे डैड, वो इतने ज़्यादा खुश थे। लाइफ में इतना खुश मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लिटरली मैं तो उन्हें नहीं देख पाई थी उस टाइम पे, लेकिन जब सबने मुझे बताया तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मेरे डैड मेरे लिए इतना खुश थे। तो एक वो बहुत अलग फीलिंग थी। घर में सब लोग खुश थे और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे मुझे, सब मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैं ओटी में थी। मुझे काफ़ी टाइम के बाद रूम में शिफ्ट किया गया। फिर जैसे मैं हॉस्पिटल में रुकी तो मुझे 2-3 दिन बाद में रुकना पड़ा और धीरे धीरे मैं सबसे मिली भी। सब लोग बहुत खुश थे, सब मिलने आते थे बेबी को, सब ने ब्लेसिंग्स दी और बहुत अच्छा लगा। उससे रिलेटेड मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है बेबी शावर से रिलेटेड। तो बेबी शावर भी हमने किया था बेबी के लिए, तो बहुत सारी बेस्ट विशेस बेबी को मिली, बहुत सारी दुआएं मिली। तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल थी और सबसे ज़्यादा प्रेशियस भी थी। तो मैं हॉस्पिटल में रही 2-3 दिन तक। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी बार एग्ज़ामिन करते रहे। बेबी डिलीवर करने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती थी 1-2 दिन तक कि अभी तक बेबी है अंदर, मतलब बाउंसी सा फील होता था। तो मैंने डॉक्टर से वो बात की, उनसे पूछा कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि अभी भी एक बेबी मेरे अंदर है कहीं ट्विंस तो नहीं थे और आप जो है एक बेबी को डिलीवर करना ही भूल गए। तो डॉक्टर हंस रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एकदम से बेबी जब बाहर आता है तो अंदर बहुत सारी जगह जो होती है वो खाली हो जाती है, तो वहाँ एयर टकराती है हमारी वॉल्स से, तो उस वजह से हमें ऐसा बाउंसी सा फील होता है। तो ये आपको टाइम के साथ साथ कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी मेडिकेशंस के साथ साथ कुछ इंजेक्शंस भी स्टार्ट किए, जो कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इन केस अगर डिलीवरी आपकी करनी पड़ गई तो हमें आपको 10 डेज़ तक एक ऐसे इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे जो कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट को नहीं जमने देंगे, क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाती हैं ऑपरेशन के बाद। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। हाँ, वैसे तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही खड़ा कर दिया था। मेरा शाम को 4 बजे ऑपरेशन हुआ था, 3:55 पे मेरा बेबी हो गया था। 4-4:30 बजे तक मेरा सिजेरियन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10-11 बजे तक उन्होंने मुझे खड़ा भी कर दिया था कि आप खड़े होइए, ठीक है। और जो मेरा कैथेटर था दोपहर तक वो भी निकाल दिया था कि कैथेटर निकाल दीजिए, डॉक्टर ने बोला। उसके बाद ये खुद वॉशरूम जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे तो इनको और बेटर फील होगा। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप जितना ही चलोगे फिरोगे, अपनी बॉडी को मोबिलाइज रखोगे, उतना ही आप अच्छे से रिकवर करोगे। चलते फिरते रहो, धीरे धीरे, भाग दौड़ नहीं करनी है, कूदना फांदना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चलते रहना है। अपनी बॉडी को एक जगह पे स्थिर नहीं रखना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही जल्द रिकवर कर जाओगे। तो वो इंजेक्शन डॉक्टर ने मुझे स्टार्ट किए, 10 डेज़ तक लगाने थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप किसी को अमीना बोल दो कि सीख ले वो,
और जो है फिर वो इंजेक्शन आपको घर में भी लगाते रहने होंगे। तो बहुत ईजिली जैसे इंसुलिन लगता है, बहुत लोगों को पता होगा जो इंसुलिन देख चुके हैं या फिर जिनके घर में किसी को इंसुलिन लगता है, तो बहुत ईजी होता है, बस एक हल्की सी प्रिक होती है और बस आपका हो जाता है। तो इस तरीके से ही मेरा मुझे भी दिया था डॉक्टर ने। तो मेरी मम्मा मुझे लगा देती थी, कभी कभार मेरे हस्बैंड भी लगा देते, तो बहुत ईजी था, आराम से हो जाता था। बट वो इंजेक्शंस मुझे देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बॉडी में अगर कोई ब्लड क्लॉट जम जाता, कोई अगर खून का थपका बॉडी में रह जाता, बन जाता, तो उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए ही डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किए थे। थोड़ी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, जो कि 4-5 दिन तक लेनी थी मुझे। थोड़े से पेन किलर्स भी मुझे 1-2 दिन तक उन्होंने मुझे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे देना बंद कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे पेन भी कम हो जाता है जब ऑपरेशन धीरे धीरे थोड़ा सा पुराना होने लगता है। तो मेरे बेबी को भी बार बार पीडियाट्रिशियन चेक करने के लिए वहाँ पर आ रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे उसे एक्स्ट्रा मेडिकेशंस दिए, काफ़ी सारे इंजेक्शंस भी उसको लगे, जो कि उसने पॉटी कर दी थी ना पेट के अंदर। तो आई डोंट नो कि वो साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं। तो इस वजह से उसे देने पड़े ताकि बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद उसके काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट भी हुए, ताकि देखने के लिए कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए। उसके बाद थर्ड डे जॉन्डिस का टेस्ट ज़रूर होता है, वो भी उन्होंने किया। तो ऑलमोस्ट मेरा बेबी बिल्कुल फ़ाइन था, कोई दिक्कत नहीं थी, रिपोर्ट सारी आ चुकी थी। और जो उसका पहला वैक्सीनेशन होता है वो भी हॉस्पिटल में ही लग गया था। साथ के साथ हमें हमारा वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल गया था, जो कि ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है, हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, अब आप भी बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है। तो मेरा सिजेरियन हुआ था 9 जून को, मेरा बेबी हुआ था 2021 को, और मैं 12 जून को अपने घर वापस आ गई थी। जब मैं वापस आई तो मेरा बहुत ही वार्म वेलकम किया गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी के पल थे। वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है कि किस तरीके से मेरा वेलकम हुआ, लोगों ने किस तरीके से मेरा स्वागत किया, और वो जो स्पेशल मोमेंट्स थे वो सारे ही मैंने कैप्चर कर लिए थे। और अपनी बेबी शावर वाली वीडियो के साथ वो सारे क्लिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वो बहुत खुशी का, मतलब वो दिन बहुत खुशी का था, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन इतना भी आसान नहीं था। खुशी अगर थी तो परेशानियाँ भी बहुत थी, प्रॉब्लम्स भी बहुत थी, मेंटल और फिज़िकल दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अभी तो मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई थी, अब जाकर मेरी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी। दिन तो बहुत अच्छे से गुजरा, मैं घर पे आई, मेरा वेलकम हुआ, सब कुछ। लेकिन शाम होते होते मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, मैं बिल्कुल एकदम ब्रोकन सा फील करने लगी। मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मेरा इतना मन कर रहा था कि सब लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, मेरे घर वाले, मम्मी पापा, चाचा चाची, और सब मुझसे मिलने आए, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस शाम। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था मेंटल ट्रॉमा सा हो गया कि क्या हो गया है पता नहीं मेरे साथ। मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। सब बहुत खुश थे, सब तो मेरी खुशी में शामिल होने आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं सबको भगा दूँ, किसी से बात नहीं करूँ और किसी को नहीं देखूँ। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो गया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। सब मेरी खुशी में इतने खुश हैं और मैं उनके साथ ऐसा बिहेव तो नहीं कर सकती ना। सब मेरे अपने हैं, तो मुझे उनके साथ अच्छा बिहेव तो करना ही था, अपनों की तरह रहना था। फिर सब लोग, रात हो गई काफ़ी, 11-12 बज गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए, अपने अपने रूम्स में चले गए। उसके बाद मैं फ्री हुई। मेरे फ्री होने के बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था। मैं बहुत रोने लगी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब मुझसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, और मुझे इतना पेन हुआ, वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं था। और ये सारी चीज़ें मैं उन्हें बताने लगी कि कितनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी करने की, नहीं हो पाई। डॉक्टर को एंड में सिजेरियन ही करना पड़ा। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा फ़ील हुआ, तुम कभी नहीं समझ सकते। वो मतलब मैं पूरा बर्स्ट हो गई थी उनके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी। एक तरीके से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस सा फील करने लगी। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, ये ले जाओ तुम अब बेबी, मुझे नहीं चाहिए बेबी, और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पसंद है। बोले इतना प्यारा बेबी हमारा, तुम उसको अपने पास नहीं रखना चाहती? मैं नहीं, मैं नहीं रखना चाहती। तो मतलब वो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैंने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया। सब लोग बोलते रहे कि खाना खाओ खाना खाओ, नहीं मैंने कुछ नहीं खाया।
उसके बाद उन्होंने मुझे काम डाउन किया। मैंने बताया कि मैं मतलब कितना ज़्यादा वैसा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि आप बात नहीं ले पा रहे थे हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियसली घर पे आके ही आपको बात लेने को मिलता है, तो आपको स्पॉन्जिंग की जाती है। उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड सा फील हो रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, हाइजीनिक फील नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा, क्योंकि वो इतनी गर्मी के दिन चल रहे थे और आप समझ रहे हो ना, इतनी गर्मी में तो नॉर्मल इंसान को ही हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो एक ऑपरेशन वाले इंसान को, एक सिजेरियन वाले इंसान को कितना प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने मुझे बोला कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम मतलब अनहाइजीनिक तुम्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, फिर प्यार से उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उन्होंने मुझे बताया, बहुत काम डाउन किया, कंट्रोल किया। उन्होंने मुझे हेल्प किया अपने आप को चेंज वेंज करने में, क्लीन करने में। बहुत मतलब सपोर्ट की ज़रूरत थी उस टाइम पे मुझे, जो कि मुझे मिला। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं हर लाइफ पार्टनर से यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेल हो या फीमेल, अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करिए जहाँ पे भी उनको ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल्स को ही नहीं, मेल्स को भी ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें सपोर्ट करे। तो आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनकर रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन मैंने ये सीखा कि अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में हैं तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली टैकल हो सकती हैं। और उसके बाद मैं खाना खा के सो गई। जो बाकी के दिन थे, रात को बेबी को संभालना होता है, छोटा बेबी होता है तो संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे तो मैं इतनी परेशान रहती थी उन दिनों की, मुझे कुछ होश नहीं रहता था, तो मैं रात को बेबी को नहीं संभाल पाती थी। तो रात को मेरे हस्बैंड ही कोशिश करते थे कि वही उसको मतलब संभाले और दूध वूध पिलाएं उसको, और डायपर वगैरह भी रात में काफ़ी बार चेंज करना पड़ता है जब नया नया बेबी होता है, छोटा होता है। तो बाद में तो धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम समझ चुके हैं, किस तरीके से हमें अपने बेबी को हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं आता था, इवन बेबी का डायपर कैसे चेंज किया जाता है ये भी ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, हम लोग को कुछ नहीं आता था। हर चीज़ हमने धीरे धीरे सीखा, साथ मिलकर सीखा, किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें बेबी को संभालना है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और धीरे धीरे वो वक्त निकल गया। फिर वो दिन आया जब मुझे अपने स्टिचेस निकलवाने जाना था। तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैं काफ़ी डर रही थी कि स्टिचेस निकालने हैं, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं मेरे स्टिचेस ख़राब तो नहीं हो गई, कहीं पक तो नहीं गए। मैंने बहुत लोगों का सुना था कि उनके स्टिचेस पक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या खुल जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं बिल्कुल मतलब टेंशन में थी कि क्या होगा। तो सबने मुझे बोला कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे स्टिचेस ठीक लग रहे हैं, क्योंकि देखने से पता लग जाता है ऊपर से कि स्टिचेस ठीक हैं या ठीक नहीं हुए हैं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे स्टिचेस देखे, तो स्टिचेस उन्होंने मुझे एक साइड से नॉट काट दिए। उन्होंने बोला कि अपने आप निकल जाएंगे और आपके स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप 15 दिन बाद एक बार मुझे दिखा दोगे तो सही रहेगा, ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे ऐसे ही हमारे दिन कटते रहे। थोड़े दिन मैं रुकी अपने ससुराल में, फिर मैं मायके चली गई अपने, और वहाँ पे भी सबने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मम्मी और मेरी कज़न सिस्टर्स थी, तो सब मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बेबी को मतलब सिखाने में काफ़ी हेल्प करते थे, किस तरीके से बेबी को हैंडल करना है, बेबी को कपड़े कैसे पहनाने हैं, डायपर कैसे चेंज करना है, क्या करना है। तो कुछ भी नहीं आता था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल न्यू बेबी की तरह है और सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जा रहा है, उस तरीके से होता था मेरे साथ। तो मैं धीरे धीरे सीख रही थी। मेरे साथ साथ जो मेरी छोटी कज़न्स थी वो भी सीख रही थी, क्योंकि वो लोग भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी इन चीज़ों में। तो वो दिन बहुत अच्छे तो थे ही, साथ के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। बेबी से मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई कि अब तो ऐसा लगता है कि उसको अगर मैं थोड़ी देर भी ना देखूँ ना तो मुझे बेचैनी होती है। तो ऐसा कुछ हो गया है। जब मैं अपने घर आई तो मुझे एक और प्रॉब्लम फील होने लगी। जब मेरे मतलब स्टिचेस खुल गए थे और बेबी शार के बाद जब मैं अपने घर आई, मतलब बेबी 17 डेज़ का था जब मैं अपने घर आई थी, तो मेरी बैक पे कुछ इंजेक्शंस दिए गए थे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो काफ़ी सारे इंजेक्शंस मुझे लगाए गए थे दोनों बट्स पे। तो उसमें से एक बट पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, बहुत ज़्यादा। शायद कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, शायद वो सही नहीं लगा था, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो पक गया था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पक गया, बिल्कुल बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा निशान बन गया, और वो बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं था। फिर मैंने
अपने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने भी मुझे कुछ दवाई रिकमेंड की, लेकिन मेरे मामा भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर है तो मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने मुझे एक होम्योपैथिक दवाई बताई जिससे कि मेरा जो ये बहुत बड़ा सा वुंड था जो कि पक चुका था, अब वो फूट गया था, उसे फोड़ना बहुत ज़रूरी था, उसके अंदर से पस निकालना बहुत ज़रूरी था ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई बहुत बड़ा मेजर एलर्जी या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि आगे जाके प्रॉब्लम दे, ज़्यादा अंदर तक वो चीज़ ना पहुंच पाए। तो उस रात जब मैंने वो दवाई खाई तो उसके रात में ही मुझे सारा पस निकालना पड़ा। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा गड्ढा हो गया था और इतना गहरा होगा वो, बहुत ज़्यादा कील सी उसमें निकली और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। मैं तो फिर परेशान हो गया, बोला ये प्रॉब्लम्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, क्यों मेरे पीछे ही लगी रहती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, कब मुझे इन सब चीज़ों से आराम मिलेगा, मैं कब इन चीज़ों से फ्री होंगी। बेबी डिलीवर करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें लगता है। हम दूसरों के बेबी शावर्स में जाते हैं, दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन उन खुशियों के पीछे जो तकलीफ़ बंदा सह रहा होता है वो नहीं किसी को पता लगती है कि उसे क्या दिक्कत हो रही होगी। कम से कम इतनी सारी कॉटन जो है सिर्फ उस पस को निकालने में ही यूज़ हो गई। आप समझ जाओ कि कितना बड़ा वुंड होगा, कितना गहरा ज़ख्म होगा। और फिर धीरे धीरे वो हील होना शुरू हुआ क्योंकि सारा पस अंदर से निकल चुका था। तो उसकी ड्रेसिंग रोज़ कोई ना कोई करता था, मेरी मम्मा या कज़न या हस्बैंड कोई भी करता था, और धीरे धीरे फिर वो भी ठीक होना शुरू हुआ। और इन दिनों साथ साथ में अपनी रिकवरी पे भी ध्यान दे रही थी। मुझे तो नहीं पता था कि किस तरीके से अपने आप को रिकवर किया जाता है। तो रिकवरी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको अपने बेबी को टाइम देना होता है, बेबी का ख्याल रखना होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपनी रिकवरी पे भी ध्यान दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेबी से कहीं ज़्यादा क्रूशल वो डेज़ आपके लिए होते हैं क्योंकि आप बिल्कुल डिलीवरी के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाते हैं। आपके अंदर कोई एनर्जी कुछ नहीं बचता, आप बहुत वीक हो जाते हैं कि हल्की सी भी हवा ना लगे। अपने कानों को ढक कर रखना होता है। मैंने भी अपने कानों को ढक कर रखा, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते आप। बहुत ही हल्की एसी में चलाया करती थी स्पेशली फॉर द बेबी, और अपनी वजह से भी क्योंकि ज़्यादा ठंडे में भी नहीं रहना होता है, इतनी गर्मी के दिन होते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको थोड़ा सा खाते पीते रहना होता है। जैसे कि जो नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं उनको तो बहुत ईजिली मतलब हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जो सिजेरियन वाले होते हैं उनको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान रखना होता है। वैसे बहुत लोग यहाँ हरीरा बनता है, पंजीरी बनती है, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनता है, बहुत सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी हरीरा बनता है। तो मेरी मम्मा ने भी हरीरा बनाया था, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती थी क्योंकि सिजेरियन हुआ था तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा उसे ले लेती थी। 1-2 चम्मच थोड़ा बहुत ले लिया उसे। तो इस तरीके से बस मैं थोड़ा सा दूध लेती रहती थी, थोड़े बहुत नट्स लेती रहती थी। और डॉक्टर ने कहा था कि पपाया अच्छे से खाओ क्योंकि इस टाइम पे ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आपका अभी नया नया सिजेरियन हुआ है, नया नया ऑपरेशन हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपका बोल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैं पपाया वगैरह भी खाती रहती थी, एप्पल, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी लेती रहती थी बीच बीच में। खाना बिल्कुल लाइट वेट लेती थी। थोड़ी सी रोटी ले ली तो साथ में ग्रेवी ले ली, नॉनवेज अगर लिया तो नॉनवेज की सिर्फ ग्रेवी ले ली, पीसेस नहीं लिए। या सब्ज़ी ली तो फिर बहुत मतलब हल्की लाइट वेट सब्ज़ी, ज़्यादा मसाले तेल वाली नहीं। तो इस तरीके से मेरे लिए अलग से खाना बनाया जाता था। तो मैं सारी चीज़ें फॉलो करती थी, डाइट लेती थी। बॉइल्ड एग डॉक्टर ने बोला था कि आप लेते रहिए, एग वाइट मुझे बोला था तो मैं एग वाइट लेती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें आप लेते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि हैवी कुछ नहीं लेना है, ज़्यादा हैवी से आप बच कर रहिए। तो मैंने उन चीज़ों का ध्यान रखा और बहुत जल्दी धीरे धीरे करके मैं रिकवर होती रही। जैसे जैसे दिन आगे गुजरते गए वैसे वैसे मुझे थोड़ा और बेटर फील होता गया। जब डिलीवरी प्रोसेस होता है उसके बाद जो 40 डेज़ होते हैं उसमें एक स्टेप होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बॉडी मसाज। अगर आप अपने हेयर की मसाज करवाते रहेंगे, बालों की हेड मसाज, बॉडी मसाज अगर आप ले पाएंगे, कोई भी आपका घर का फैमिली मेम्बर कर दे या फिर आप किसी तेल वाली आंटी को कांटेक्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे हेल्प किया बॉडी मसाज के लिए। तो अगर आप बॉडी मसाज लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिकवर करेगी क्योंकि आपकी जो बोन्स वगैरह होती हैं, मसल्स होती हैं, बहुत लूज़ हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं। तो जैसे एक छोटे बेबी को मसाज की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे शुरू के 40 डेज़ में
एक वुमेन को जिसने अभी अभी बेबी को डिलीवर किया है उसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर कि आप लोग भी मसाज को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। बहुत लोग तो अवॉइड ही कर देते हैं, मसाज की क्या है छोड़ो, लेकिन नहीं, आप मसाज कराएंगे। ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो स्पेशली अपने हाथों पैरों में तो आपको ज़रूर किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए मसाज कराने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है, मसाज करानी होती है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी तो ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, अजवाइन, सौंफ और ज़ीरे का पानी, ये मैं रोज़ ज़रूर बॉईल करवाती थी अपने लिए और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको पीती थी, गुनगुना सा एक बॉटल में रख लेती थी, जो कि वैक्यूम वाली बॉटल नहीं होती, इसमें पानी गर्म रहता है। तो उस तरीके से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। तो ये काफ़ी मतलब चीज़ें गर्म होती हैं लेकिन सौंफ ठंडी होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। और ये जो पानी होता है आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि गर्मियाँ थी तो इसलिए सिर्फ 1 लीटर पानी ही मैं वो पीती थी, 3-4 ग्लास दिन में पिया और बाकी नॉर्मल पानी पीती थी। ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना होता है, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते हो, नॉर्मल पियो या फिर आप मटके का या फिर सुराही का पानी पी सकते हो। तो मैं भी वही करती थी, थोड़ा सा ये वाला पानी लेती थी और बाकी जो है मैं नॉर्मल सिंपल वाटर लेती थी। अगर आप सर्दियों में आपकी डिलीवरी हो रही है तो डेफिनेटली आप 24 घंटे यही वाला पानी ले सकते हो, जितनी बार भी आप दिन में पानी लो। तो सिर्फ पानी मत लो, ये वाला पानी लो, तो ये पानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अंदर से आपको रिकवर करने में, ब्रेस्ट मिल्क बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और अंदर से आपको हील करने में भी हेल्प करेगा। तो मेरे केस में थोड़ा सा अलग सीन था, मेरे बेबी ने बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया, टॉप फीड ही उसने लिया। पता नहीं उसे क्या हो गया था, मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ब्रेस्ट पम्प का अगर आप यूज़ करते हैं, उस टाइम में मुझे ब्रेस्ट पम्प तो पता था लेकिन ये नहीं पता था कि उसका ठीक तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। तो ब्रेस्ट पम्प का अगर आप यूज़ करते हैं तो अगर आपका बेबी डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है तो आप उसको ब्रेस्ट पम्प के थ्रू भी फीड करवा सकते हैं। तो उसके भी तरीका होता है, आप ज़रूर वीडियोस देख सकते हैं इन पे। मॉमकॉम इंडिया जो कि बहुत ही अच्छा चैनल है, उन्होंने ब्रेस्ट पम्प पे वीडियो बनाई है किस तरीके से आप बेबी को फीड करवा सकते हो। मैं पर्सनली उन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उनकी जो टिप्स होती है ना बेबी के लिए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अपने बेबी का ख्याल किस तरीके से रखना है और किस तरीके से करना है। तो आप लोग भी ज़रूर वो वीडियोज़ आकर देख सकते हो। तो मेरे बेबी ने तो टॉप फीड ही लिया, बहुत सारी मुझे नॉलेज की कमी थी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप हर चीज़ के लिए नॉलेज ले लें कि आपको ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है। अगर बाय चांस ब्रेस्ट फीड फेल हो गया, नहीं करा पाए, तो किस तरीके से आपको टॉप फीड पे रखना है या किस तरीके से आप अपना ब्रेस्ट फीड और तरीक़ों से दे सकते हो। या फिर जितनी भी मतलब बेबी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों को आपको रिसर्च करते रहना चाहिए ताकि जब आपका वक्त आए, आपका टाइम आए, अगर कोई नहीं भी आपको बता रहा है या किसी को नहीं भी पता है, आपको वो सारी नई चीज़ें पता हों जो आज के एरा में यूज़ होती हैं। क्योंकि पहले का टाइम अलग था, जब हमारे पेरेंट्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो कुछ और यूज़ करते थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो उन्हें आपको ही सीखना होगा और आपको ही अपने छोटों को और बड़ों को भी सिखाना होगा। तो बस धीरे धीरे करते करते इसी तरह से मेरी 40 डेज़ गुजर गए। बेबी भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा स्टेबल हो गया, अच्छे से हाथ में आने लगा। पहले तो बिल्कुल हाथ में ही नहीं आता था जब वो हुआ था, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा 1 महीने का हुआ, 40 डेज़ का हुआ, तो फिर थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया, उससे मोहब्बत होना शुरू हो गई। इस तरीके से ही जो है 40 डेज़ धीरे धीरे गुजर गए और फिर 40 डेज़ कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले ही मैं अपने घर वापस आ गई थी। और जब घर पे आई तो फिर धीरे धीरे सेटिंग की मैंने, बहुत मैसी था सब कुछ, रूम वगैरह, बेबी के लिए जगह बनाई, बेबी के लिए सब कुछ सेट किया और उसकी एक ड्रॉअर बनाई, उसका एक स्टेशन बनाया जहाँ पे मैं उसका स्टेरलाइज़र और बाकी सारी चीज़ें रख सकूँ। तो अगर आप एक छोटा सा बेबी स्टेशन बना लेंगे ना, जहाँ पे बेबी की सारी चीज़ें एक साथ रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें बताना शुरू हो गई, तो फिर कभी बताऊंगी इन चीज़ों के बारे में। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। और हाँ, मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो आपको वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय।